क्या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पैसा बनाती है? इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आपके सामने दो लोग खड़े हों, पहला कहे कि मैंने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में 80 लाख रुपए कमाए हैं और उसी टाइम पे दूसरा कहे कि भी मैं तो 5 साल से फंसा हुआ हूँ, तो आप किसकी बात मानोगे? सच तो ये है, दोनों सही हैं और यही वजह है कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को लेकर सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों के मन में। कुछ लोग कहते हैं कि जिंदगी का सबसे अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन था और कुछ लोग कहते हैं कि जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अब सवाल यह है कि अगर दोनों सही हैं तो सच्चाई क्या है? मुझे लगता है कि लोग अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के बारे में आज तक गलत सवाल पूछते हैं। सवाल ये नहीं है कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी अच्छी है या बुरी। सवाल ये भी नहीं है कि लेनी चाहिए या नहीं। असली सवाल यह है कि किसके लिए अच्छी है और किसके लिए नहीं। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि एक ही प्रोजेक्ट, एक ही बिल्डर, एक ही लोकेशन एक बायर की वेल्थ बना सकती है और दूसरे बायर की सबसे बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी। आखिर ऐसा क्यों? यही समझने की आज कोशिश करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो के खत्म होने तक आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को बिल्कुल एक नए नजरिए से देखें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजीव वर्मा और आप देख रहे हैं मकान मैटर्स। प्रॉपर्टी मार्केट की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है। सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की होती हैं, सबसे ज्यादा डिले की खबरें भी इन्हीं से आती हैं, सबसे ज्यादा कोर्ट के केसेस भी यहीं पे होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएशन की कहानियां भी यहीं से निकलती हैं। पर फिर भी आपको ज्यादातर आवाजें वही सुनने को मिलेंगी जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होती है। लेकिन अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी इतनी ही खराब है तो फिर लोग आज अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीद क्यों रहे हैं? नाइट एंड फ्रैंक की एक 2025 की रिपोर्ट चेक कीजिए। उन्होंने इंडिया में 8 बड़े शहरों का होम बायर्स का सर्वे किया और रिजल्ट जो था वो बहुत इंटरेस्टिंग था। रिपोर्ट ये कहती है कि 67% बायर जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेना पसंद करते हैं। जरा सोचिए, आज हर बायर को अंडर कंस्ट्रक्शन का रिस्क पता है, डिले का भी पता है, बिल्डर का भी पता है, कंस्ट्रक्शन का भी पता है। फिर भी मेजॉरिटी बायर उसी तरफ जा रहे हैं। क्या वो सब लोग पागल हैं? क्या वो सब लोग गलत हैं? या उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया है जो शायद बाकी लोग नहीं देख पा रहे? और उस बात को समझाने के लिए हमें ग्राउंड रियलिटी देखनी पड़ेगी। अगर आपको अभी भी लगता है कि मैं सिर्फ थ्योरी की बातें कर रहा हूं, तो गुड़गांव की अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट इसका शायद सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जो बात मैं समझाना चाहता हूं उसके लिए शायद इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी गुड़गांव में किसी अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट टीसीपी की लाइव साइट पे लाइव होता है, तो क्या होता है? 600-700 फ्लैट्स होते हैं, 500 फ्लैट्स होते हैं और एप्लीकेशन कितनी आती हैं आजकल? 30-40 हज़ार। जरा सोचिए, इतने लोग किस चीज के लिए लाइन लगा रहे हैं? एक ऐसी प्रॉपर्टी जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, जिसका पोजेशन जो है वो शायद 4-5 साल बाद मिलेगा, जहां डिले का भी रिस्क हो सकता है, बिल्डर का रिस्क भी है, कंस्ट्रक्शन रिस्क भी है। और ये सारी बातें जो हैं वो बायर्स को पता है। माहिरा ग्रुप जैसे प्रोजेक्ट सबके सामने हैं, लोगों ने डिलेज भी देखे हैं, प्रॉब्लम्स भी देखी हैं, फिर भी नया प्रोजेक्ट लॉन्च होते ही एप्लीकेशंस की लाइन लग जाती है। आखिर क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि फ्लैट सस्ता मिल रहा है? हाँ, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है, लेकिन 30-35 लाख रुपए भी एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए छोटी रकम नहीं होती। अगर वो पैसा फंस जाए तो उसका दर्द उतना ही, उससे भी बल्कि ज्यादा होगा जितना एक करोड़पति को होता है। फिर भी लोग अप्लाई करते हैं और कई बार तो वो बिल्डर का बैकग्राउंड भी नहीं देखते हैं, लोकेशन भी ठीक से नहीं देखते हैं और ये जानते हुए कि अगर उनका फ्लैट ड्रॉ में निकल गया तो वो फिर अगले 4-5 साल तक बाउंड हो जाएंगे, उनको पेमेंट भी करनी होगी और वो उसे बेच भी नहीं सकते। फिर भी बस ड्रॉ में नाम आने की उम्मीद से वो फॉर्म भर देते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से वो फ्लैट में अप्लाई नहीं कर रहे होते, वो अपने फ्यूचर में अप्लाई कर रहे होते। आप जानते ही हो कि आज रेडी टू मूव अफोर्डेबल हाउसिंग के फ्लैट कितने में मिलते हैं? 80 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़ 10 लाख। और अब मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ कि 25-30 लाख रुपए लगाकर इतने लोगों ने जो ये इनके 80 लाख, 1 करोड़ रुपए के फ्लैट हो गए या कहीं पर उससे ज्यादा भी हो गए, क्या सिर्फ इसलिए उन्होंने इतने पैसे बनाए कि प्रॉपर्टी उनको सस्ती मिल रही थी? नहीं। अगर कहानी सिर्फ सस्ती प्रॉपर्टी की होती तो हर सस्ती प्रॉपर्टी लोगों को अमीर बना देती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जो इन लोगों के साथ हुआ? मुझे लगता है इसका जवाब एक वर्ड में छुपा है और वो है टाइम। लेकिन सिर्फ टाइम ही नहीं, उस टाइम के दौरान उन्होंने जो किया वो है असली कहानी। जरा सोचिए, अगर उन्हीं लोगों को कहा जाता कि अगले 5 साल तक हर महीने आप 40-50 हज़ार रुपए अलग निकाल कर रखिए, कोई फ्लैट मत खरीदिए, बस सेविंग करते रहिए, तो क्या उतने ही लोग 5 साल बाद 1 करोड़ की वेल्थ बनाकर बैठे होते? मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं। यही इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसके बारे में बहुत कम बात होती है। मैं इसे कहता हूं फोर्स्ड डिसिप्लिन।
दोस्तों मुझे लगता है कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का सबसे कम समझा गया एडवांटेज जो है वो है असेट क्रिएशन। लोग हमेशा एप्रिसिएशन की बात करते हैं, आरओआई की बात करते हैं, रिटर्न्स की बात करते हैं, बहुत एजुकेटेड हो गए लोग, पढ़े लिखे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये सब बाद की बातें हैं। कहानी उससे पहले शुरू होती है। पहले असेट बनती है, उसके बाद ही तो एप्रिसिएशन होगी। और एक आम मिडिल क्लास फैमिली की सबसे बड़ी डिफिकल्टी क्या होती है? रिटर्न कमाना? नहीं। सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है, सबसे बड़ी जो चुनौती होती है, वो होती है वेल्थ क्रिएट करना। अरे भाई, पहले पैसा तो जुड़ने दो। जब तक एसेट बनेगी नहीं, तब तक एप्रिसिएशन किस चीज़ पे होगा? रिटर्न किस चीज़ पे मिलेगा? यहीं पर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करवाती है, जिसे मैं बोलता हूँ फोर्स डिसिप्लिन, यानी जबरदस्ती का फाइनेंशियल डिसिप्लिन। अब जरा सोचिए, अगर उन्हीं लोगों से 5-6 साल पहले कोई कहता कि जाइए, जाकर आज 1 करोड़ रुपए का फ्लैट खरीद लीजिए, तो क्या वो खरीद सकते थे? मेरे ख्याल में 70-80% लोग नहीं खरीद पाएंगे। लेकिन आज वही लोग 1 करोड़ रुपए का फ्लैट ओन कर रहे हैं। कई लोग 25-30 हजार रुपए की रेंटल इनकम भी ले रहे हैं। आखिर ऐसा कैसे हुआ? क्या अचानक उनकी सैलरी कई गुना बढ़ गई क्या? क्या वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट बन गए? नहीं। उन्होंने एक काम किया, उन्होंने एक प्रॉपर्टी बुक की, फिर या तो टाइम टू टाइम बिल्डर को इंस्टॉलमेंट दी, या अगर लोन करवाया था तो हर महीने ईएमआई दी। वेट किया, इंतजार किया, पेशेंस रखी, कमिटमेंट निभाई, और देखते ही देखते 5 साल निकल गए। इस दौरान शायद कई बार उनका भी मन किया होगा कि ये पैसे कहीं और खर्च कर लेते हैं, नई कार ले लेते हैं, कोई वेकेशन पे चले जाते हैं, घर में कोई और बड़ा खर्चा कर लेते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी के फोर्स डिसिप्लिन ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। प्रॉपर्टी ने उन्हें हर महीने अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करने के लिए मजबूर किया। और यही है फोर्स्ड डिसिप्लिन। मेरे हिसाब से कई लोगों ने प्रॉपर्टी से वेल्थ इसलिए नहीं बनाई क्योंकि उन्होंने मार्केट की उनको बहुत अच्छी कोई टाइमिंग आती थी, या वो बहुत ही समझदार थे। उन्होंने वेल्थ इसलिए बनाई है क्योंकि प्रॉपर्टी ने उनसे डिसिप्लिन फॉलो कराया। यही वजह है कि मैं कहता हूं कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा फायदा एप्रिसिएशन नहीं है, आरओआई नहीं है। उसका सबसे बड़ा फायदा है कि वो मिडिल क्लास को या किसी भी व्यक्ति को वेल्थ क्रिएट करने की आदत सिखा देती है। लोग कहते हैं कि प्रॉपर्टी ने पैसा बनाया, जबकि सच ये है कि प्रॉपर्टी ने सिर्फ डिसिप्लिन बनाया, और डिसिप्लिन ने वेल्थ बनाई। अब यहाँ तक वीडियो देखने के बाद हो सकता है कुछ लोगों के मन में ये सवाल आ रहा हो कि क्या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी हमेशा अच्छी होती है? देखिए, कोई भी चीज़ बिल्कुल अच्छी या बिल्कुल खराब नहीं होती, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को सिर्फ एप्रिसिएशन, रिटर्न या इन्वेस्टमेंट या डिले और रिस्क के चश्मे से मत देखिए। उससे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के नज़रिए से भी देखिए। देखिए, प्रॉपर्टी खरीदते समय थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हर फैमिली को करना पड़ता है। हो सकता है 1-2 साल आपको अपनी वेकेशन पोस्टपोन करनी पड़े, कार को अपग्रेड करना है, थोड़ा लेट कर दीजिए, कुछ खर्चों को भी हो सकता है कंट्रोल करना हो। ये सब नॉर्मल बातें हैं। बल्कि अगर ये कोई कहे कि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए वो बिल्कुल भी टाइट नहीं हुए, या उन्होंने अपने लाइफ़स्टाइल के अंदर कुछ भी चेंज नहीं किया, तो मुझे लगता है कि वो शायद मैक्सिमम लोग जो हैं, वो शायद पूरी बात जो है वो सच नहीं बताते। लेकिन यहीं एक बहुत थिन लाइन भी है, जिसको हम कहते हैं एडजस्टमेंट और फाइनेंशियल प्रेशर की जो थिन लाइन होती है, वो यहीं पर ही है। और यही लाइन आपको पहचाननी है। इसलिए प्रोजेक्ट चुनने से पहले पेमेंट प्लान चुनिए। क्योंकि देखिए, मार्केट में प्रोजेक्ट कम नहीं है, लेकिन हर बायर के लिए सही पेमेंट प्लान अलग अलग होता है। एक ही प्लान सबके लिए ठीक नहीं है। और आज की जो मार्केट है, मार्केट में जो थोड़ा सा प्रेशर है, जो मार्केट की सिचुएशन है, ये आपको सही प्लान चुनने की अपॉर्चुनिटी देती है। किसी के लिए कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान सही है, तो किसी के लिए फ्लेक्सी प्लान, तो किसी के लिए पोजीशन लिंक प्लान। ये प्रोजेक्ट का नहीं, ये बायर का डिसीजन है। और मैं मिडिल क्लास फैमिलीज के बारे में एक बात पूरी एश्योरेंस से कह सकता हूँ कि हम सब ये सोचें कि अगले 5 साल से तक हम रेगुलर सेविंग करेंगे, हर महीने एसआईपी करेंगे, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे, एफडी में पैसा डालेंगे। लेकिन ज़िंदगी ऐसे नहीं चलती है। हमारी प्लानिंग देखकर नहीं चलती है। कभी बच्चों की फीस आ जाती है, कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, कोई फैमिली फंक्शन आ जाता है, कोई एस्पिरेशनल खर्चा आ जाता है, कोई भी ज़रूरत आ जाती है, और धीरे-धीरे वही इन्वेस्टमेंट वाला पैसा कहीं और चला जाता है, और फिर हम वेल्थ नहीं बना पाते। यही वजह है कि मैं फोर्स्ड डिसिप्लिन की बात करता हूँ, क्योंकि सही प्रॉपर्टी और सही पेमेंट प्लान आपको हर महीने आपकी फ्यूचर वेल्थ में इन्वेस्ट करने की आदत डाल देते हैं। लेकिन एक शर्त है, पेमेंट प्लान ऐसा होना चाहिए जिसे आप निभा सकें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल कंफर्ट जोन में रहिए। प्रॉपर्टी बनाने के लिए थोड़ा बहुत तो स्ट्रेच करना ही पड़ता है, सब करते हैं। लेकिन स्ट्रेच इतना ही कीजिए कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, प्रेशर नहीं। लग्जरी क्लब हाउस देखकर कोई इंस्टॉलमेंट नहीं भरता। जो इतनी ग्रैंड लॉबीज होती हैं, उनको देखकर ईएमआई नहीं भरी जाती। हर महीने इंस्टॉलमेंट जो है वो आपकी इनकम से जाती है। इसलिए प्रोजेक्ट देखकर एक्साइटेड होने से पहले पेमेंट प्लान देखकर कंफर्टेबल हो जाइए।
अगर ये एक बात आपने समझ ली तो यकीन मानिए प्रॉपर्टी खरीदने के बाद आपको ज़िंदगी भर सेटिस्फेक्शन रहेगी। और शायद यही वजह है कि मैं आज भी कहता हूँ कि गलत प्रॉपर्टी से पहले लोग अक्सर गलत पेमेंट प्लान ले लेते हैं, और जब भी प्लानिंग गलत होती है, दोष जो होता है वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को मिल जाता है। हाँ, ठीक है, बिल्डर की तरफ से भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी एक मैटर है, बट अक्सर मैंने देखा है जो लोग परेशान हैं आज की डेट में अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को लेके, उनकी प्लानिंग गलत है। तो अगर मैं पूरे वीडियो को सिर्फ 3 बातों में समराइज़ करूँ, तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी से लेने से पहले आप खुद से 3 सवाल पूछिए। क्या मैं 3-4 साल या 5 साल इंतज़ार कर सकता हूँ? अगर जवाब हाँ है, तो गो अहेड। दूसरा, क्या मैंने ऐसा पेमेंट प्लान चुना है जिसे मैं आराम से निभा सकूँ? प्रॉपर्टी बनाने के लिए थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन स्ट्रेच और स्ट्रेस में फ़र्क होता है। ऐसा प्लान जो है वो चुनिए जिसे निभाते हुए आपकी नींद ना उड़े। तीसरा, क्या जो मैं प्रोजेक्ट खरीद रहा हूँ वो सिर्फ ब्रोशर पे ही है या रियलिटी में भी बनेगा? बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, लोकेशन देखिए और अपनी तरफ से पूरी ड्यू डिलिजेंस कीजिए, क्योंकि लॉन्च करना आसान है लेकिन डिलीवर करना मुश्किल होता है। बस अगर इन 3 सवालों का जवाब हाँ है, तो मेरे हिसाब से अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी आपके लिए एक शानदार वेल्थ क्रिएशन का टूल बन सकती है। अगर आज के वीडियो से आपको सिर्फ एक बात याद रहे, तो वो ये होनी चाहिए कि प्रॉपर्टी अपने आप किसी को अमीर नहीं बनाती। लेकिन सही प्रॉपर्टी, सही प्लानिंग और सही डिसिप्लिन एक आम इंसान को भी वेल्थ क्रिएट करने का मौका ज़रूर देते हैं। बाकी इन्वेस्टमेंट भी करते रहिए, एसआईपी भी कीजिए, स्टॉक्स भी रखिए, एफडी में भी पैसा डालिए, लेकिन अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अलाउ करती है, तो अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक अच्छी प्रॉपर्टी बनाने की ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं वो गुड़गाँव या मुंबई जैसे बड़े शहरों में हो, ज़रूरी नहीं कि वो करोड़ों रुपए की हो, लेकिन ऐसी ज़रूर हो जो आने वाले सालों में आपकी फाइनेंशियल जर्नी को, आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को मजबूत करे। और अगर कभी गुड़गाँव मार्केट को लेकर कोई कन्फ्यूजन हो या किसी प्रोजेक्ट की सिलेक्शन में कोई हेल्प चाहिए, तो आप मुझसे बेझिझक बात कर ही सकते हैं। मेरा नंबर ऊपर स्क्रीन पे मेंशन है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। किसी को अगर इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो उससे शेयर भी कीजिएगा। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब फॉर दिस चैनल टिल नाउ, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन नाउ। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।